Assalamualaikum students. The next topic that we are going to discuss today is ATP, the cell's energy currency. प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम एटीपी से रिलेटेड समहाउ थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं. So cells use a special energy currency for the reactions. This currency is a nucleotide. तो एटीपी क्या चीज है? एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड और एटीपी की फुल फॉर्म भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, टी स्टैंड्स फॉर ट्राई और पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट. अच्छा, हमारी बॉडी में जब भी कोई रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है एटीपी की फॉर्म में. व्हेन सेल्स स्टोर एनर्जी दे मेक एटीपी. मींस जो एनर्जी फूड से रिलीज हो रही है, फूड की ब्रेकडाउन से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर सेल में वो एनर्जी स्टोर होनी है तो इसका मतलब है क्या चीज बनेगी? एटीपी बनेगी. और अगर सेल को एनर्जी की जरूरत है तो जो एटीपी ऑलरेडी बन चुके होंगे उन्हीं एटीपी की ब्रेकडाउन से हम वो एनर्जी लेंगे. एटीपी है क्या? एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी एक इस तरह की एक पिक्चर, एक डायग्राम बनी हुई है. इस डायग्राम में मेजरली हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें सबसे पहले टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसको एडेनिन बोला हुआ है. ये दो जो रिंग्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एडेनिन. और एडेनिन क्या चीज है? एडेनिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या चीज एग्जिस्ट करती है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है. अगर हम सेकंड वाले कंपोनेंट की बात करें, सेकंड कंपोनेंट इज राइबोज. ठीक है, एटीपी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? राइबोज है. और राइबोज क्या चीज है? दैट इज अ 5 कार्बन शुगर. शुगर रिलेट्स विद कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज. आपने पढ़ा होगा ये सिंपलेस्ट शुगर है, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो शुगर्स जो है इनको मेजरली हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करते हैं. और 5 कार्बन से क्या मतलब है? अब यहाँ पे राइबोज को देखें डायग्राम में, तो राइबोज के कितने कॉर्नर्स हैं? राइबोज के 5 कॉर्नर्स हैं. और राइबोज जो शुगर है इसके हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम मौजूद होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि राइबोज में कितने कार्बन एग्जिस्ट करते हैं? 5 कार्बन एग्जिस्ट करते हैं. The last and the third component of ATP is phosphate groups. अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में आपको P लिखा हुआ नजर आ रहा है. This letter P indicates phosphate group. तो कितने फॉस्फेट है यहाँ पर? 3 फॉस्फेट है. इसीलिए हमने ATP की जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई मींस 3 और फॉस्फेट का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप. तो ATP में कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं. एक राइबोज शुगर है और डबल रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एडेनिन. और एडेनिन क्या है? दैट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. ओके, एटीपी को सबसे पहले ये फर्स्ट जो पिक्चर है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एटीपी में एडेनिन के डबल रिंग है और राइबोस का एक रिंग है. 5 कार्बन जो शुगर है हमारे पास, प्लस आपको यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं. तो द क्वेश्चन इज कि एटीपी में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है? तो आप यहाँ डायग्राम में पिक्चर में देखें कि आपको यहाँ पे 3 जो फॉस्फेट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं. हर एक फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में एक बॉन्ड है. ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड फॉस्फेट ग्रुप हैं ये अटैच हुए हैं विद अ बॉन्ड. और सेकंड और थर्ड फॉस्फेट ग्रुप भी बॉन्ड से अटैच हुए हैं. डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हाई एनर्जी बॉन्ड लिखा हुआ है. इट्स मीन कि एक फॉस्फेट दूसरे फॉस्फेट से जब अटैच हुआ है तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा ना, एनर्जी वो यहाँ पर स्टोर होगी. और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड होगा. सेकंड जो बॉन्ड है दैट इज लो एनर्जी बॉन्ड. इसमें भी एनर्जी स्टोर होगी लेकिन कंपैरेटिवली कम एनर्जी स्टोर होगी. ठीक है. अच्छा, अब डेफिनेटली अगर एनर्जी स्टोर हो रही है तो इसका मतलब है कि फॉस्फेट के बॉन्ड्स बन रहे हैं. लेकिन अगर यहाँ पर एक बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब है एनर्जी उस टाइम क्या होगी? रिलीज होगी. ठीक है, एक फॉस्फेट के अलग हो जाने से एनर्जी रिलीज होगी. In the molecule of ATP, the covalent bonds between two phosphate are high energy bonds. अब यहाँ पे जो फॉस्फेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये बॉन्ड्स हैं हाई एनर्जेटिक बॉन्ड्स. और ये कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवलेंट बॉन्ड हैं. When one of this bond is broken, inorganic phosphate separates and energy is released. और अगर इनमें से कोई भी फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड टूट जाएगा और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी.
अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि एनर्जी तो रिलीज हो रही है, बट एनर्जी की अमाउंट क्या है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज, और अगर हम इसको सिंपल कैलोरीज में बात करें तो 7300 कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस वैल्यू को आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एक सिंपल इक्वेशन से आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको दिखाया हुआ है, एटीपी, एटीपी विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी। एडीपी ये एक न्यू मॉलिक्यूल है, आप लोग इससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब तक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच थे, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे, तब तक हम इसको बोल रहे थे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया तो इसका मतलब है अब इसके पास कितने फॉस्फेट है, अब इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट रह गए हैं। तो अब जो हमारे पास ये बाकी बचा हुआ मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट क्यों कहेंगे, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ कितने फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट ग्रुप रह गए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी कैसे कन्वर्ट हुआ एडीपी में, जब इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया और फॉस्फेट ग्रुप के अलग हो जाने से रिलीज हुई है एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, हम अभी 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 मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज होगी जब यहाँ पे एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर फॉस्फेट फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स। सो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट जो ये बॉन्ड है, ये वाला, मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनमें सिर्फ यही बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन दिस हैपेंस एटीपी बिकम्स एडीपी, और जब यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है तो उस टाइम पे जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एडीपी व्हिच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो अब हम फाइनली डिस्कस कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एएमपी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट वाली डायग्राम पे आप जरा फोकस करें। इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया हुआ है, मींस 3 फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और अगर यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा तो सेकंड डायग्राम में आप देखें सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप रह गए हैं। इसका मतलब क्या है कि एडीपी बन चुका है, पहले वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया क्योंकि उसमें 2 फॉस्फेट है। अच्छा, अगर इन वेरी रेयर केसेस अगर समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये सेकंड वाला बॉन्ड भी टूट जाए, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पे भी स्टोर है, अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह जाएगा। तो इस टाइम पे अब हम इसको डाइफॉस्फेट नहीं कहेंगे, अब हम इसको बोलेंगे मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह गया। बाकी के जो 2 बॉन्ड थे, 2 कोवलेंट बॉन्ड थे, वो ब्रेक हो चुके हैं, एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो फॉस्फेट रह गया, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन 1। तो कन्वर्जन आई गेस आपको समझ आ गई होगी, एटीपी से एडीपी का बनना और एडीपी से एएमपी का बनना, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस हैं। In some cases, ATP is further broken down to AMP, adenosine monophosphate and inorganic phosphate. ये PI जो वर्ड है ना, P stands for phosphate और I का मतलब होता है inorganic, मतलब जो अलग हो जाएगा ना फॉस्फेट की, उसकी बात हो रही है। और फाइनली अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ADP जो है, जब उसमें से हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएगा तो वो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है with the release of energy of 7.3 kilocalories per mole। ये एक और डायग्राम है और ये ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग से आप देखें, यहाँ पे अगेन वही एटीपी का स्ट्रक्चर है, हैविंग 3 फॉस्फेट ग्रुप, और जब यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जैसे ये ब्रेक होके अलग होगा फॉस्फेट ग्रुप, ये जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो गया इनटू द एडीपी व्हिच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हैविंग 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हमने डिस्कस कर लिया, एनर्जी रिलीज हो रही है, फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो रहा है, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि एडीपी दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाए? तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। जैसे ही एनर्जी रिलीज हो रही है हमारी फूड से, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, उससे एनर्जी जो रिलीज होगी तो डेफिनेटली उसको भी तो हमने स्टोर करना है ना। तो अब हमारे सेल में जितने भी एडीपी हैं,
एडीपी हैं उनके साथ एक फॉस्फेट आके अटैच होगा और अगेन यहाँ पे 3 फॉस्फेट हो जाएंगे और जब ये फॉस्फेट इससे अटैच होगा तो एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो एटीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब है फॉस्फेट की अटैच होने से एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे। सेल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जब फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है। अगर हम इस सब चीजों को समराइज करें तो हम कहेंगे वी कैन समराइज दैट एटीपी इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो एटीपी जब भी एटीपी कैसे बन रहा है? जब हमारे पास एनर्जी फूड से रिलीज होगी और वो स्टोर होगी एटीपी में एंड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और अल्टीमेटली जब हमारे पास एनर्जी एटीपी ब्रेक होगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो एटीपी है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है और एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा होता है इनटू द डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एटीपी से आएगी। तो ये हमारा रैप अप था इस टॉपिक का। और ये एटीपी से रिलेट करता हुआ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है ये आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसका वेरी फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप याद करेंगे क्योंकि वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट